हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी 4.0 में। तो आज अपनी बहुत ही दिनों बाद मुलाकात हो रही है। माफ़ी चाहेंगे, कुछ पर्सनल कारण रहे हैं जिस वजह से क्लास नहीं ले पाए। सर भी अभी भी क्लास नहीं ले पा रहे। उनका क्या है कि आरएस का इंटरव्यू है, जिस वजह से वो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो माफ़ी चाहेंगे इतने दिन क्लास नहीं हो पाई उसके लिए। लेकिन अब निरंतर आपके लिए क्लासें उपलब्ध मिलेंगी करंट अफेयर्स की। तो जो बीच में जो करंट अफेयर्स की क्लासें छूट गई, हम कोशिश करेंगे मंथली रिवीजन में उन क्लासों को कवर अप कराया जाए। ठीक है। तो आज अपन 4 दिसंबर हो चुका है, तो आज 4 दिसंबर की करंट अफेयर्स से आज वापस से शुरुआत करते हैं, एक नई शुरुआत। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज है 4 दिसंबर, और 4 दिसंबर की करंट अफेयर से अपन आज शुरुआत करते हैं। ठीक है। चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। 1 दिसंबर 2025 को एयर हेडक्वार्टर में डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन और सेफ्टी, डीजी का मतलब डायरेक्टर ऑफ जनरल, और आई एंड एस का मतलब है इंस्पेक्शन ऑफ और सेफ्टी का पद किसने संभाला है? तो किसने संभाला है दोस्तों? एयर मार्शल तेजबीर सिंह ने संभाला है। जो मेरे पीछे आप फोटो देख पा रहे होगे, ये एयर मार्शल तेजबीर सिंह हैं, और इनके बारे में आगे थोड़ा और चर्चा करते हैं। एयर मार्शल तेजबीर सिंह ने 1 दिसंबर 2025 को एयर हेडक्वार्टर में निदेशक जनरल मतलब डायरेक्टर जनरल, किसमें, निरीक्षण एवं सुरक्षा, उसमें इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी में इनका पद इन्हें संभाला है। तो उनकी भारतीय वायुसेना में 37 वर्षों की विशिष्ट सेवा हो रही है। तो उन्होंने भारतीय वायुसेना में काम करते कितने सेवा देते हुए कितने दिन हो गए? 37 साल हो चुके हैं। उन्होंने बांग्लादेश में एयर अटैचे, नई दिल्ली के राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में वरिष्ठ निर्देशन स्टाफ, और एयर हेडक्वार्टर में सहायक मुख्य वायु अधिकारी, ऑपरेशन कौन सा इनका, परिवहन एवं हेलीकॉप्टर में, के रूप में इन्होंने अभी तक काम किया है। ये इनकी उपलब्धि इन्होंने हासिल की है 37 वर्षों की सेवा में। उन्होंने C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। ठीक है। अब उन्होंने संयुक्त अभियानों के लिए पहला विशेष संचालन स्क्वाड्रन स्थापित किया था। उन्होंने 2 प्रमुख हवाई अड्डों पे एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्था और भारत के उत्तरी क्षेत्र में एक अग्रिम परिचालन हवाई अड्डे का नेतृत्व किया था। ठीक है। ये 37 सालों में जो इन्होंने मुख्य मुख्य कार्य किए हैं, उनका विश्लेषण है ये। ठीक है। और उन्हें विशिष्ट सेवा के लिए वायुसेना पदक 2010 में और अति विशिष्ट सेवा के लिए 2018 में इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है। वे एयर मार्शल मकरंद भास्कर रानाडे के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जिन्होंने 30 नवंबर 2025 को सेवा से निवृत्त कर दिया गया था। किसके स्थान पर आए हैं ये? एयर मार्शल मकरंद भाकर सॉरी मकरंद भास्कर के स्थान पे ये आए हैं, जो कि 30 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त हो चुके थे, और 1 दिसंबर 2025 को एयर मार्शल तेजबीर सिंह ने इनका पदभार ग्रहण कर लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, दिसंबर 2025 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है वो? विवेक चतुर्वेदी को। किसको नियुक्त किया है दोस्तों? विवेक चतुर्वेदी को। और किसका स्थान लिया इन्होंने? संजय कुमार अग्रवाल थे इससे पहले अध्यक्ष, तो उनका स्थान इन्होंने लिया है, जो मेरे पीछे आप फोटो देख रहे होगे। चलो इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। विवेक चतुर्वेदी 1990 बैच के IRS अधिकारी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति की मंजूरी कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा DOPT के आदेश के माध्यम से दी गई है। उन्हें अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। कितने वर्षों का अनुभव है इनको? 30 से अधिक वर्षों का अनुभव रह चुका है इनको, जिसमें उन्होंने प्रशासन, अनुपालन और नीतिगत मामलों में योगदान दिया है। जो 30 से अधिक वर्षों का इनका अनुभव है, तो उन्होंने प्रशासन, अनुपालन और नीतिगत मामलों में योगदान दिया है 29 वर्षों में। ठीक है। CBIC अध्यक्ष बनने से पहले उन्होंने संगठन में प्रधान महानिदेशक, सतर्कता और मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में भी कार्य
किया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है, जो मैंने आपको पहले बताया था, संजय कुमार अग्रवाल का स्थान लिया है, जो कि 28 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त हो गए थे। उनका इन्होंने स्थान ले लिया है। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है अपना, दिसंबर 2025 में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? वो प्रवीण कुमार को। तो ये फिलहाल आईटीबीपी के भी, किसके, आईटीबीपी के भी महानिदेशक हैं। वर्तमान में ये आईटीबीपी के महानिदेशक हैं और बीएसएफ के अतिरिक्त कार्यभार इनको बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में सौंपा गया है। किसको? प्रवीण कुमार को। चलो इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। प्रवीण कुमार वर्तमान में आईटीबीपी महानिदेशक हैं। उन्होंने बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। उन्होंने यह पद दलजीत नहीं है, ये दलजीत दलजीत सिंह चौधरी के सेवानिवृत्त के बाद ग्रहण किया है। किसके बाद में? दलजीत सिंह चौधरी थे इनसे पूर्व बीएसएफ के महानिदेशक, उनके सेवानिवृत्त होने के बाद में इन्होंने ये पदभार ग्रहण किया है। हस्तांतरण समारोह नई दिल्ली के बजाय रायपुर छत्तीसगढ़ में बीएसएफ शिविर में आयोजित किया गया। अमूमन क्या देखा जाता है कि जो ये समारोह है पदभार ग्रहण का, ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, लेकिन ये नई दिल्ली में आयोजित ना होकर के रायपुर छत्तीसगढ़ में एक बीएसएफ का शिविर था, उसी में ही इसका आयोजन किया गया। गृह मंत्रालय ने उन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपने का आदेश जारी किया, जो अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। जब तक गृह मंत्रालय का अगला आदेश नहीं आ जाता है, अन्य किसी को अतिरिक्त कार्यभार के बजाय किसी को परमानेंट महानिदेशक नहीं बना दिया जाता है, तब तक ये लागू रहेगा। प्रवीण कुमार 1993 के बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और पश्चिम बंगाल कैडर से संबंधित हैं। उन्होंने 2009 में खुफिया ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेवा की और नक्सल प्रभावित मिदनापुर रेंज में उप महानिरीक्षक के रूप में भी कार्य किया है उन्होंने। कब? 2009 में। आईटीबीपी प्रमुख के रूप में उन्होंने भारत चीन सीमा पर 10 पूर्ण महिला अग्रिम चौकियां स्थापित करने की घोषणा की है, जो कि आपने कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर्स में सुना भी होगा, देखा भी होगा कि आईटी जो भारत चाइना बॉर्डर है, भारत और चीन का जो बॉर्डर है, उस पर 10 महिला चौकी स्थापित होंगी। कितनी? 10 महिला चौकी स्थापित होंगी, जो कि जिसमें जितने भी सैनिक जो रहेंगी वो महिलाएं रहेंगी, महिला बटालियन ही उनमें कार्यरत रहेंगी। तो उनकी उसकी घोषणा किसने की है? उसकी घोषणा भी प्रवीण कुमार, जो अभी वर्तमान में आईटीबीपी के महानिदेशक हैं, उन्होंने की है। ठीक है, जो 3488 किलोमीटर की लंबी सीमा को कवर करती है। तो ये जो 10 चौकियां रहेंगी, ये कितनी सीमा को? 3488 किलोमीटर लंबी सीमा को कवर अप करेंगी। दलजीत सिंह चौधरी 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और अगस्त 2024 से नवंबर 2025 तक बीएसएफ महानिदेशक के रूप में कार्यरत रहे थे, जिनका अभी सेवानिवृत्त काल, जो सेवा का जो कार्यकाल था, वो कंप्लीट हो चुका है। और जो दलजीत सिंह चौधरी थे, उन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जो अपना ऑपरेशन सिंदूर का चला था, उसका भी नेतृत्व किया था और बीएसएफ की पहली ड्रोन स्क्वाड्रन और प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की थी और कर्मचारियों को पदोन्नति दी और मणिपुर में कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी भी की समीक्षा भी की थी। और जो ये चौधरी 4 बार पुलिस बहादुरी पदक भी प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सबसे इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को ये मिलेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय, ये क्वेश्चन और इससे रिलेटेड जो मैं आपको कुछ बताऊंगा, जो नाम चेंज हुए हैं, वो सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अकेला ये क्वेश्चन नहीं, जिन जिन के नाम चेंज हुए हैं ना, वो सारे ही इंपॉर्टेंट होंगे, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो क्या कर दिया गया है? वो सेवा तीर्थ कर दिया गया है। ठीक है, अब चलो किस किस के नाम चेंज हुए हैं और क्या क्या नाम चेंज हुए हैं वो बताता हूँ मैं आपको, और अधिक जानकारी लेते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय
पीएमओ का नया अब सेवा तीर्थ रखा जाने वाला है, ताकि नागरिक प्रथम शासन और जन सेवा को प्रमुखता दी जा सके। तो पीएमओ का जो ऑफिस है उसका नया नाम क्या हो गया, अब सेवा तीर्थ हो गया है। इस नए नाम का संदेश, पीएमओ केवल सत्ता का स्थान नहीं, बल्कि यह वह जगह है जहां राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का निर्माण होता है और लोगों की सेवा केंद्र में होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई संस्थागत स्थानों के नाम बदले गए हैं, ताकि कर्तव्य, सेवा और पारदर्शिता के मूल्यों को दर्शाया जा सके। अब देखो, राजभवन, राज्यपालों के आवास का नाम बदलकर लोक भवन किया जा रहा है। तो जो राजभवन है और राज्यपालों के जो आवास हैं उनका नाम बदलकर क्या किया जा रहा है, लोक भवन किया जा रहा है। ये भी उस क्वेश्चन के जैसे ही इंपॉर्टेंट है, ताकि जनता से जुड़ाव को महत्व दिया जा सके। अब देखो, प्रधानमंत्री निवास का नाम 2016 में लोक कल्याण मार्ग रखा गया, जिससे कल्याण को विशिष्टता पर प्राथमिकता दी गई। मतलब 2016 में जो प्रधानमंत्री का आवास था उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया था, लोक कल्याण मार्ग। ठीक है। अब राजपथ का जो नाम बदलकर क्या किया गया है, कर्तव्य पथ रखा गया है। यह दर्शाने के लिए कि शासन की शक्ति जिम्मेदारी है, अधिकार नहीं। ठीक है। अब उससे आगे क्या है, केंद्रीय सचिवालय, जो केंद्रीय सचिवालय है अब उसका नाम बदलकर कर्तव्य भवन कहा जाता है, जो जन सेवा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अब देखो, नामकरण की प्रवृत्ति, यह प्रवृत्ति मानसिकता में बदलाव को दर्शाती है, जिसमें शक्ति पर जिम्मेदारी, पद पर सेवा और स्थिति पर जनता को प्राथमिकता दी जाती है। ये बदलाव प्रतीकात्मक और वैचारिक दोनों हैं, जो प्रशासनिक स्थानों को बदलते शासन नैतिकता के अनुरूप बनाते हैं। और इन नाम परिवर्तनों का विषय क्या है, नागरिक प्रथम और कर्तव्य केंद्रित शासन। ये इसका विषय है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के 30वें एनएचआरसी वार्षिक वाद विवाद प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ टीम का समग्र ट्रॉफी किसने जीता है? किसने जीता है दोस्तों? वो जीता है सीआईएसएफ ने। किसने जीता है? सीआईएसएफ ने। चलते हैं और जानकारी लेते हैं इसके बारे में। सीआईएसएफ ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 30वें एनएचआरसी वार्षिक वाद विवाद प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ टीम के रूप में समग्र ट्रॉफी जीती है। यह प्रतियोगिता राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी, भारत द्वारा सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित की। तो किस किस का सहयोग था? एक तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, और जो हमारा सशस्त्र सीमा बल एसएसबी है, जो भारत और नेपाल बॉर्डर, भूटान बॉर्डर पर कार्यरत है, उनके सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसका विषय क्या था? वाद विवाद का विषय क्या था? सशस्त्र बल राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता किए बिना मानव अधिकारों का पालन कर सकते हैं। ये इसका विषय था दोस्तों। और फाइनल राउंड में 16 प्रतिभागियों ने हिंदी और अंग्रेजी में प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष की बहस की। अब देखो, हिंदी वाद विवाद में पहला पुरस्कार श्री मयंक वर्मा को, जो कि सीआईएसएफ में है, उनको मिला। अंग्रेजी वाद विवाद में पहला पुरस्कार सुश्री अरुंधति वी, जो सीआईएसएफ में है, उनको मिला। दूसरा हिंदी में श्री दीपक सिंह यादव, जो कि असम राइफल में है। अंग्रेजी में आदित्य पाटिल, जो कि असम राइफल में है, उनको मिला। तीसरा पुरस्कार हिंदी में श्री आशुतोष सिंह, जो कि बीएसएफ में है। अंग्रेजी में श्री नरेश चंद्र बाजेडा, जो एनएसजी में है। ठीक है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेताओं को क्रमशः प्रथम को 12,000, द्वितीय को 10,000 और तृतीय को 8,000 का नगद पुरस्कार दिया गया। ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया है? तो किस तिथि को मनाया गया है? वो 2 दिसंबर को मनाया गया है। इसके बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं अपन। अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा का उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 2 दिसंबर को। ठीक है। अब 2025 का जो विषय था वो क्या था? अतीत को स्वीकार करें, वर्तमान को सुधारें और गरिमा और न्याय का भविष्य बनाएं। ये चीज अपने ऊपर भी लागू होती है। जो मेरे साथी स्टूडेंट हैं, जो कि कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं,
उनके ऊपर भी ये चीज़ लागू होती है। अतीत में जो हमने गलतियां कर दी उनको अपन स्वीकार करें और अपन भविष्य को सुधारें, तभी अपना सिलेक्शन श्योर हो पाएगा। अब पीछे हमने पढ़ाई की नहीं की, उसमें पता नहीं क्या अपनी क्या कमियां रही, अपना सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसको अपन सोच के अब कुछ नहीं कर सकते, उसको अपन स्वीकार ही कर सकते हैं। और जो अपना भविष्य है उसमें अपन सुधार करेंगे, अपने पीछे क्या गलतियां की हैं आगे वो गलतियां ना हो पाए, आगे वो गलती ना होंगी तो अपना सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह दिवस दास प्रथा में फंसे हुए पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा करने और आधुनिक दास प्रथा के बारे में जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखता है। आधुनिक दास प्रथा में जबरन श्रम, जबरन विवाह, मानव तस्करी और बाल श्रम शामिल है। तो जो आधुनिक दास प्रथा है जो वर्तमान में चल रही है, उसमें क्या क्या है? जबरन श्रम करवाते हैं, जबरन विवाह करवाते हैं, मानव तस्करी करते हैं, बाल श्रम करवाते हैं, ये सारी घटनाएं इसमें शामिल है। ठीक है दोस्तों, केवल जबरन श्रम से अनुमानित वार्षिक वैश्विक लाभ 230 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है। अब देखो, केवल जो जबरन श्रम करवाते हैं, जबरन मजदूरी करवाते हैं, बंधुआ मजदूरों के तरीके से दास बना करके, तो उसमें क्या है कि वैश्विक लाभ 230 अरब अमेरिकी डॉलर से भी अधिक इसका प्रॉफिट है, जो कि जो दास बना के रखते हैं उनको मिल रहा है। ये 2 दिसंबर 1949 में व्यक्तियों के व्यापार और दूसरों के शोषण के दमन के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएन कन्वेंशन के अंगीकरण का प्रतीक है, तभी से ये मना रहे हैं। आधुनिक दास प्रथा में लोगों को धमकियों, बल, धोखे या शक्ति के दुरुपयोग के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। और 2021 में लगभग 28 मिलियन लोग जबरन श्रम में फंसे हुए थे। 2021 की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 28 मिलियन लोग है ना, वो दास प्रथा में शामिल हैं, जो जिनको जबरन श्रम करवाने के लिए, जबरन मेहनत मजदूरी करवाने के लिए फंसाया गया है। उनके रिपोर्ट के 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वो 28 मिलियन लोग हैं। और वैश्विक स्तर पर लगभग 22 मिलियन लोग जबरन विवाह से प्रभावित हैं। और सबसे खराब रूपों में बाल श्रम लगभग हर 8 में से एक व्यक्ति को प्रभावित करता है, जो कि जबरन श्रम में फंसा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य विश्व स्तर पर सभी समकालीन दास प्रथा के रूप को समाप्त करना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में बीएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया दोस्तों? वो 1 दिसंबर को। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को। कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को। चलो बीएसएफ के बारे में कुछ और जानकारी देता हूं मैं। बीएसएफ 1 दिसंबर 1965 को 25 बटालियनों के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई थी। और बीएसएफ के एफ रुस्तम जी बीएसएफ के पहले के एफ रुस्तम जी बीएसएफ के पहले प्रमुख बने, जो वर्तमान में अब 192 बटालियन है इसकी। बीएसएफ की पहले कितनी थी जब स्थापना हुई थी? तो 25 बटालियन, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 192 बटालियन है इसकी। और बीएसएफ का बजट जो है वो 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स का बजट है। चलते हैं इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के कर्मियों को 61वीं स्थापना दिवस बधाई दी। तो कितने वर्ष हो गए? 61 वर्ष हो गए इनको, तो उसकी बधाई दी है। सॉरी, वर्ष तो 60 हो गए, 61वां स्थापना दिवस हुआ है। ठीक है, उन्होंने बीएसएफ की अडिग प्रतिबद्धता, पेशेवर दक्षता और कठिन परिस्थितियों में कर्तव्य का उत्कृष्ट पालन करने की क्षमता की सराहना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र की रक्षा में उनकी मानवतावादी भावना और साहस को भी उजागर किया है। बीएसएफ स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है, जो बल की स्थापना 1965 में चिन्हित करता है, जो मैंने आपको बता ही दिया है। अब चलो हाँ देखो, ये है बीएसएफ की स्थापना पाकिस्तान द्वारा 1965 के अप्रैल में कच्छ में सरदार पोस्ट, छरबेट और बोरिया बेट पर किए जाने वाले हमले के बाद में हुई थी। जो 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके बाद में ही बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। और बीएसएफ अब फिलहाल में अगर अपन देखें तो कार्यरत भी कहाँ है? या तो पाकिस्तान बॉर्डर पर कार्यरत है या बांग्लादेश बॉर्डर पर कार्यरत है। जो बांग्लादेश भी किसी ना किसी दिन एक पाकिस्तान का हिस्सा रहता था, हालांकि वो दोनों भारत के हिस्से थे, लेकिन अलग होने के बाद में भी, भारत से अलग होने के बाद में पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही देश हुआ करते थे। इनका बंटवारा बाद में, अलग से बाद में हुआ है। ठीक है, तो चलो मैं कुछ अपनी पैरामिलिट्री फोर्स हैं तो वो उनके बारे में बताता हूँ। देखो, ये है अपनी असम राइफल।
अब असम राइफल का मतलब जो स्थापना वो कब हुई, 1835 में, जो कि हालांकि ऑफिशियल स्थापना असम राइफल के रूप में इसकी बाद में हुई थी, लेकिन 1835 से ये कार्यरत है। ठीक है। अब इसकी स्थापना वैसे कब हुई थी, 1962 में। कब हुई थी, 1962 में, लेकिन ये कार्यरत कब से है, 1835 से ही कार्यरत है। जो स्पेशल असम राइफल नाम करके जब ये इसकी स्थापना हुई थी, तब ये सॉरी 1962 में हुई थी। और इसका स्पेशल क्या था, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका जो 1987 में थी उसके लिए स्पेशल मानी जाती है। और इसका जो काम है, कहाँ ये तैनात रहती है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में ही ज़्यादातर तैनात रहती है। जो अपने उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं, जिन्हें सात बहनें कहा जाता है, मोस्टली वहीं वहीं कार्यरत रहती है। ठीक है। अब उसके बाद में कौन सी है, उसके बाद में है बीएसएफ। बीएसएफ के बारे में मैंने बता ही दिया आपको कि बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई थी। और 1965 में होने के बाद में देखो ये कार्यरत कहाँ है, पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर कार्यरत हैं। इनका जो मुख्य काम है एंटी नक्सल ऑपरेशन इन ओडिशा छत्तीसगढ़, उसमें भी ये इन्होंने सहयोग दिया है। अब आपको एक बात मैं स्पेशल बताना चाहूंगा कि ये एक मात्र पैरामिलिट्री फोर्स होने के बावजूद भी ऐसी फोर्स है जिसके पास खुद की एयर विंग है, खुद की मरीन विंग है, और एक आर्टिलरी रेजिमेंट है, और कमांडो यूनिट है। कमांडो यूनिट तो आपने देखा होगा लगभग हर पैरामिलिट्री फोर्स में भी मिल जाएगी, लेकिन एयर विंग, मरीन विंग और आर्टिलरी रेजिमेंट, एक पैरामिलिट्री एक ही फोर्स ऐसी है जिसके पास खुद की ये सब सुविधाएं हैं। और ये काम कहाँ करती है, भारत सॉरी पाकिस्तान बॉर्डर पर और बांग्लादेश बॉर्डर पर। उसके बाद में आ जाती है अपनी सीआरपीएफ। सीआरपीएफ की जो स्थापना हुई थी, वो होने को तो 1939 में हो गई थी, जो कि आज़ादी से पहले की थी। लेकिन वही कार्य मतलब अपनी जो आज़ादी के बाद में जो कार्यरत हुई थी, वो 1949 में कार्यरत हुई थी। किस एक्ट के तहत, अंडर सीआरपीएफ एक्ट के तहत हुई थी। ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जहाँ जहाँ जो इंडिया के अंदर मान लो जहाँ जहाँ नक्सलवादी है या फिर और कोई टेररिज्म ऑपरेशन है, उसमें ये काम करती है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्राउड कंट्रोल, रोड्रो कंट्रोल, काउंटर मिलिट्री ऑपरेशंस वगैरह में ये काम करती है। फिर आ जाती है अपनी आईटीबीपी। आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी, आईटीबीपी की स्थापना हुई थी 1962 में। कब हुई थी, 1962 में। और ये कहाँ कहाँ काम करती है, जो अपना इंडो चाइना बॉर्डर है ना, इंडो चाइना बॉर्डर, वहां पे ये काम करती है, जो कि 3488 किलोमीटर का इंडो चाइना बॉर्डर है, अरुणाचल प्रदेश का लद्दाख में है, काराकोरम जो दर्रा लद्दाख में है, जेपला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, वहां पर ये काम करती है। उसके बाद में है एनएसजी। एनएसजी की स्थापना कब हुई थी, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन वही 1984 में एक एक्ट आया था, उसके तहत हुई थी, लेकिन कार्यरत कब हुई थी, 1986 में एनएसजी। ठीक है। तो 1986 अब इसका क्या है, काउंटर टेररिज्म यूनिट, फेडरल कंट्रोजेंसी फोर्स। और ये कहाँ कहाँ कार्यरत है, ये स्पेशल तो दिल्ली में कार्यरत है, लेकिन जब भी देश में आंतरिक गतिविधि, जो भी कोई आतंकवादी हमला या जो भी होता है, तो ये देश के अंदर ही कार्यरत है। जो बड़ी बड़ी सीटें हैं उनमें भी कार्यरत है ये। उसके बाद में आ जाती है अपनी एसएसबी। एसएसबी की स्थापना कब हुई थी, 1963 में। एसएसबी कहाँ कहाँ कार्य करती है, इंडो नेपाल बॉर्डर, इंडो भूटान बॉर्डर पे कार्यरत है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस मेट्रो नेटवर्क को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया का सबसे लंबा पूरी तरह ड्राइवर रहित नेटवर्क मान्यता प्राप्त है? तो देखो, ये जो मेट्रो नेटवर्क है वो गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, और दुनिया का सबसे लंबा पूरी तरह ड्राइवर लेस, ड्राइवर रहित नेटवर्क है, उसकी मान्यता प्राप्त हुई है। तो कौन सा है वो, रियाद मेट्रो जो मेट्रो है, उस उसको ये मान्यता प्राप्त हुई है। उससे पहले मैं आपको एक बार आगे इसकी और जानकारी दूंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन सा देश सबसे आगे है मेट्रो में। तो सबसे मेट्रो में सबसे आगे कौन सा है, चाइना जो है ना, उसकी जो मेट्रो है वो सबसे लंबी लाइन है, उसकी कितनी है, 9827, जो आपको देख भी रहे होगे, 9827.5 किलोमीटर, जो कि फर्स्ट नंबर पर है। फिर उसके बाद में है यूएसए। यूएसए का है 1300
86.2 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर यूएसए है। तीसरे नंबर पर अपना प्यारा देश, अपना भारत, जिसकी कितनी है, 1000 किलोमीटर की लंबाई है। कितने किलोमीटर की अपने देश की, 1000 किलोमीटर की लंबाई है, जो कि पूरे विश्व में मेट्रो सिटी में जो मेट्रो की जो लेंथ है उसमें तीसरे नंबर पर हमारा भारत देश आता है। चौथे नंबर पर आता है साउथ कोरिया, जिसकी है 888.6 किलोमीटर। और लास्ट 5वें नंबर पर, जो टॉप 5 सिटी में बता रहा हूँ, लास्ट 5वें नंबर पर आता है, ये तो था 888, 5वें नंबर पर आता है जापान, जिसकी मेट्रो की लंबाई कितनी है, 816.1 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। अब चलो इसके बारे में कुछ और जानकारी देता हूँ मैं रियाद मेट्रो के बारे में। रियाद मेट्रो को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया का सबसे लंबा पूरी तरह ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क माना गया है, मतलब इसकी मान्यता प्राप्त हुई है इसको। यह नेटवर्क 126 किलोमीटर लंबा है और इसमें 6 लाइनें और 85 स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन कितने हैं, 85 है, और टोटल 6 लाइनें हैं। आधिकारिक मान्यता की घोषणा नवंबर 2025 में क्षेत्रीय प्रेस और रियाद सिटी के शाही आयोग द्वारा की गई है। ठीक है, यह मेट्रो रियाद सार्वजनिक परिवहन के लिए किंग अब्दुल अजीज परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, यह पूरी तरह स्वचालित, ड्राइवर रहित, मतलब कि इसमें ड्राइवर नहीं रहता है, पूरी तरह कंट्रोल मशीनों के द्वारा ही होती है, एआई कंट्रोल है। मॉडल पर संचालित है, GOA4 मॉडल है, उसी पर यह संचालित है, इसमें ड्राइवर कार्यरत नहीं रहता है। जिसमें सभी ट्रेनों की गति एक केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष से वास्तविक समय में निगरानी, समय पालन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रित की जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जनवरी 2026 में 7वां इंडिया इंटरनेशनल स्वीड एक्सपो और समिट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये कोच्चि में आयोजित किया जाएगा। चलो इसके बारे में और जानकारी देता हूँ मैं आपको। ये कब, देखो, 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो 29 और 30 जनवरी 2026 को कोच्चि में 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो और शिखर सम्मेलन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये कोच्चि में आयोजित किया जाएगा, और 29 और 30 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम भारतीय वाणिज्य मंडल, ICC, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। तो इसमें ये देख सकते हो आप कि कौन कौन सी संस्थाओं की अहम भागीदारी रहेगी इसको आयोजित करने में, ये उनके नाम देख सकते हो। ठीक है, इसका उद्देश्य भारत की समुद्री शैवाल मूल्य श्रृंखला का विस्तार करना, तटीय आजीविका को सुदृढ़ करना और ब्लू इकोनॉमी को के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। चलो इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया कि कोच्चि में 29 और 30 जनवरी को 2026 को ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, यह कार्यक्रम भारत की ब्लू इकोनॉमी को, समुद्री शैवालों के क्षेत्र में उभरते अवसरों को ध्यान में केंद्रित करता है, ये मैंने बता ही दिया है। अब देखो, ब्राजील, श्रीलंका, नीदरलैंड और स्वीडन के प्रतिनिधि इस समिट में भाग लेंगे। कौन कौन से देश के प्रतिनिधि, ब्राजील, श्रीलंका, नीदरलैंड और स्वीडन के प्रतिनिधि। समिट में शोधकर्ताओं, उद्योग और सरकारी निकायों के बीच चर्चा, प्रदर्शनियों और सहयोग की गतिविधियों में भी शामिल होंगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी क्षेत्र का नेविगेशन नवाचार केंद्र, अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन, ANEC, तिरुवनंतपुरम में किसने उद्घाटित किया है? तो किसने उद्घाटित किया है? वो इसरो के जो अध्यक्ष हैं वी नारायणन, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। चलो इसके बारे में और जानकारी देता हूं मैं आपको। भारत ने तिरुवनंतपुरम में अपना पहला निजी क्षेत्रीय नेविगेशन नवाचार केंद्र, अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किया है। इस केंद्र का उद्घाटन इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने किया है। अब ये आप सोच रहे होगी ACEN क्या है ये, तो उसके बारे में आपको बता दूं, अभी रुको। ACEN की स्थापना अनंत टेक्नोलॉजी ने की, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। अब देखो, नेविगेशन तकनीकी मिसाइलों, विमानों, जहाजों, उपग्रहों और आधुनिक मशीनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो नेविगेशन सिस्टम है, ये मिसाइलों, विमानों, जहाजों और उपग्रहों
और आधुनिक मशीनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि हमारी देश की जो रक्षा एजेंसियां हैं, जो मिसाइलें वगैरह काम करती हैं, उनको नेविगेशन करने का ये काम करता है। विदेशी जीपीएस सिस्टम पर निर्भरता विशेष रूप से संघर्ष की स्थितियों में जोखिमपूर्ण है। जब मान लो कि हम किसी दूसरे देश से ये जो नेविगेशन सिस्टम है इसको काम में लेते हैं, बाई चांस वो खराब हो जाता है और अपन दूसरे देश से उसका काम करवा रहे हैं, अब जोखिम भरी स्थिति आ गई, जैसे मान लो युद्ध चल रहा है, उसमें अगर वो खराब हो जाता है तो दूसरे देश को अगर अपन बोलेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो अपना ही साथ दे, वो जिस देश से अपना युद्ध चल रहा है उसका साथ दे तो वो अपने को रिपेयर करके ना दे, तो उस स्थिति में हमारे लिए जोखिमपूर्ण हो जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए जो ये ACEN है इसकी स्थापना की गई है। भारत में कई रक्षा नेविगेशन सिस्टम अभी भी विदेशों में बनाए जा रहे हैं या मरम्मत किए जाते हैं, जिससे देरी होती है और रक्षा तत्परता की प्रभाविता होती है। मतलब रक्षा जो अपना डिफेंस सिस्टम है उसमें अपने को देरी होती है और उस वो एक बहुत ही गैर जिम्मेदारीपूर्ण कार्य हो जाता है। ACN का ध्यान देसी नेविगेशन सेंसर, AI आधारित नेविगेशन फ्यूजन, NAVIC का बेहतर उपयोग और पूरी MRO रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल कार्य भारत के भीतर करने का होगा। मतलब इसका जो रिपेयरिंग वगैरह है या और कुछ खराबी आ जाती है या इसका कुछ नया प्रोटेक्शन करना है वो सारा अपने भारत देश में होगा, जिससे अगर मान लो कि कोई भी युद्ध जैसी हालात हो जाते हैं या और भी कोई स्थिति ऐसी आ जाती है तो उसमें सारा काम हम कर सकें, जिससे अपने जो रक्षा है वो आराम से हो सके, उसमें कोई भी जोखिम का कार्य ना हो। यह केंद्र आयात कम करेगा, लागत बचाएगा, देरी घटाएगा और तकनीकी स्वायत्ता को भी बढ़ावा देगा। ठीक है। ACN भारत के विजन 2035 के अनुरूप रक्षा, अंतरिक्ष और नागरिक क्षेत्रों में पूर्ण नेविगेशन क्षमता को प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है। ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। एक बार बताएंगे कमेंट करके कि आपको कैसे लगे, और माफी चाहते हैं एक बार फिर से कि बीच में कई दिनों तक आपकी क्लासेस डिस्टर्ब रही, लेकिन अब आपकी क्लासेस रेगुलर होंगी, चाहे वो सर लें या फिर मैं लूँ। विजय सर भी आपकी क्लासेस ले सकते हैं। उनका इंटरव्यू है थोड़ा सा, जिस वजह से वो थोड़े डिस्टर्ब चल रहे हैं। वो जब उनका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में रेगुलर वो आपकी क्लासेस लेने लग जाएंगे। उससे बीच बीच में आपकी क्लासेस लेते रहेंगे फिर भी, लेकिन अगर वो नहीं ले पा रहे हैं किसी कारण से तो आपकी क्लासेस मैं रेगुलर लूँगा। तो अगर अच्छी लगी हो तो आप क्लास को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई कमी रहती है तो उसको हम दूर करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करेंगे, हम उसको दूर कर सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।